अब इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट देख लीजिए आप। इंटेंजिबल एसेट में भी क्या है, सेम वही चीज़ है, कोस्ट निकालना, तो कोस्ट निकालना वही सेम इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी एग्जाम में आ सकता है। अब कोस्ट निकालने में सेम वैसे ही कोस्ट ले लोगे, कुछ वही कोस्ट इसमें भी अलाउ नहीं होती है। इसमें अब आपको एक दो चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर सब्सिक्वेंट कॉस्ट कोई आप इंटेंजिबल एसेट पे करते हो, रॉयल्टी फ़ी वगैरह पे करते हो इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, तो वो आपको ऐड नहीं करनी होती है। इसके अलावा कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको आप ऐड नहीं कर सकते इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में। फिर अगर आपकी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है तो उससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, वो दो फेज में काम होता है उसका, रिसर्च और डेवलपमेंट फेज। तो इंटरनली जनरेटेड एसेट का रिसर्च फेज का जो खर्चा होगा वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा, वो P&L में जाएगा। डेवलपमेंट फेज का जितना भी खर्चा वो आप कैपिटलाइज करोगे। डेवलपमेंट फेज कब चालू होगा, जब टेक्निकल फिजिबिलिटी और रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा, यानी यही रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट वाले दिन है। इस दिन के बाद के सारे खर्चे आपको कैपिटलाइज करने पड़ेंगे। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट, गुडविल, इन सबको कभी भी आप रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इनकी कॉस्ट आपको पता नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कोई रिसर्च फेज का खर्चा है किसी सामने वाली कंपनी ने किया था और उस कंपनी को मैंने खरीद लिया, तो उसका रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च फेज के खर्चे को मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ। इंड AS 103 में अपन देखते हैं फेयर वैल्यू पर। इसके बाद देखिए इंटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग वही, इंटेंजिबल एसेट टू बैंक, अमोर्टाइजेशन होगा इसके अंदर भी और P&L में चला जाएगा। डेफर्ड सेटलमेंट टर्म, एक्सचेंज ऑफ एसेट और बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर हो सकती है, तो इसके लिए रेस्पेक्टिव डेफर्ड सेटलमेंट टर्म और एक्सचेंज ऑफ एसेट पे इंडिया 16 वाला प्रोविजन लगेगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन की गुडविल समझा चुका हूँ। अमोर्टाइजेशन कैसे होगा इंटेंजिबल एसेट में, सेम वही जो डेप्रिसिएशन आपने देखा था PP के अंदर। इसके बाद देखिए और कुछ इसमें स्पेशल है नहीं, सारा PP वाला अप्लाई होगा। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, कुछ स्पेसिफिक हैं तो इंपॉर्टेंट मैं आपको मार्क करा देता हूँ। देखो कोस्ट वाले तो सारे क्वेश्चन आपको देखने ही है, कोस्ट रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो तो आपको देखने हैं, कोस्ट वाले जितने क्वेश्चन हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ और उसके अलावा कोस्ट वालों के अलावा ये कोस्ट में एक ये क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पहले आता था अभी आना बंद हो रखे हैं बहुत टाइम से। एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट का ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। इनमें कुछ स्पेशल था नहीं, कॉस्ट के एडजस्टमेंट ही करने थे तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 12 एक्सचेंज ऑफ एसेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर एक्सचेंज ऑफ एसेट में हम लेते हैं तो उसमें आप अकाउंटिंग किस तरीके से करोगे वो मेरे को आपको बतानी है। तो सिंपल सी अकाउंटिंग होगी, बस ध्यान से देख लेना। सन लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर एक्वायर किया अर्थ लिमिटेड से एक लाइसेंस के बदले, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्टली दिखाई देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो सन लिमिटेड ने क्या किया है, सॉफ्टवेयर एक्वायर किया है और अपना लाइसेंस है वो सामने वाले को चिपका दिया है। सन लिमिटेड ने ये काम किया है। जो लाइसेंस था उसका कैरिंग अमाउंट मेरी बुक्स में 5 लाख आ रहा है और जो सॉफ्टवेयर मैंने खरीदा है अर्थ लिमिटेड से, तो अर्थ लिमिटेड की बुक्स में जो सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट आ रहा है वो 10,000 आ रहा है। इसकी बुक्स में सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट 10,000 आ रहा है। तो अर्थ लिमिटेड ने तो पता क्या किया है, अपना सॉफ्टवेयर मुझे दिया और मेरे से लाइसेंस लिया, तो वो भी एक्सचेंज ऑफ एसेट कर रहा है और मैं भी एक्सचेंज ऑफ एसेट कर रहा हूँ, तो दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग होगी। दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग पूछिए आपसे, दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी है, तो कैसे होगी देखते जाओ। पहला केस, अगर सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू दे रखी है आपको और लाइसेंस की फेयर वैल्यू दे रखी है, सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू दे रखी है, लाइसेंस की फेयर वैल्यू, पहले मैं सन लिमिटेड की बुक्स में अकाउंटिंग करूंगा। सॉफ्टवेयर को तो मैं एक्वायर कर रहा हूँ, लाइसेंस मैं सामने वाले को दे रखा हूँ, तो अब मेरे को लाइसेंस की भी फेयर वैल्यू मालूम है, सॉफ्टवेयर की भी मालूम है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, तो यानी लाइसेंस की फेयर वैल्यू। लाइसेंस की फेयर वैल्यू कितनी है, 5 लाख, थाउजेंड्स में करना है यानी 500, तो सॉफ्टवेयर को मैं 500 पे बुक करूंगा। लाइसेंस कैरिंग अमाउंट कितना है 500, उस पर क्रेडिट, कोई गेन लॉस नहीं आया। सेकंड सिनेरियो, सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू पता नहीं है लेकिन लाइसेंस की फेयर वैल्यू हमें मालूम है 4,90,000, वही फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप है हमारे लिए, तो इसी पे आएगा 490 पे सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड होगा। टू लाइसेंस चला जाएगा, कैरिंग अमाउंट 500 और लॉस आ गया बैलेंसिंग फिगर 10। थर्ड सिनेरियो, ना ही सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू ना ही लाइसेंस की फेयर वैल्यू, यानी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप ना ही फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप पे रिकॉर्ड कर लो। तो सॉफ्टवेयर को एसेट गिवन अप यानी लाइसेंस जिसका कैरिंग अमाउंट 500 था उसी पे रिकॉर्ड कर लेंगे, लाइसेंस भी उतने से चला गया, कोई गेन लॉस नहीं। अब सेम अर्थ लिमिटेड की बुक्स में अकाउंटिंग देखते हैं। अर्थ लिमिटेड क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर दे रहा है और लाइसेंस खरीद रहा है, सॉफ्टवेयर दे रहा है लाइसेंस खरीद रहा है, तो सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू
और लाइसेंस की फेयर वैल्यू गिवन अप क्या है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू पे लाइसेंस को रिकॉर्ड करेंगे यानी 520 पे। टू सॉफ्टवेयर हमारी बुक से चला गया 10,000 की कैरिंग अमाउंट का, तो 10, तो डिफरेंस इन एंट्री आ गया प्रॉफिट। सेकंड देखिए, सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू पता नहीं है, लाइसेंस की फेयर वैल्यू मालूम है। सॉफ्टवेयर क्या था हमारे लिए, एसेट गिवन अप, उसकी मालूम नहीं है, तो सेकंड प्रायोरिटी एसेट रिसीव्ड, उसकी फेयर वैल्यू मालूम है लाइसेंस की 490, तो इस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। सॉफ्टवेयर गया 10 का, प्रॉफिट आ जाएगा रिमेनिंग। लास्ट सिनेरियो, ना ही फेयर वैल्यू सॉफ्टवेयर की मालूम है ना ही लाइसेंस की, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट जो कि 10 है उसी पे लाइसेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ एसेट का क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पूरा प्रायोरिटी वाइज कर रखा है। इसके अंदर आधी जनता गलत करती है, पता नहीं क्या पढ़ के रखती है कि एक्सचेंज ऑफ एसेट में पहले प्रायोरिटी किसी और चीज़ को देते हैं कुछ लोग। तो जो मैंने आपको प्रायोरिटी बताई है वो आईसीआई वाली प्रायोरिटी है, आप मॉड्यूल में इंडेक्स में पढ़ोगे तो भी वही प्रायोरिटी है। तो जो मैं लिखवाता हूँ ना वो आईसीआई के अकॉर्डिंग है, वो फॉलो कर लिया करो। आधी जनता किसी और टीचर से पढ़ के आके कुछ और बताती है, बोलती है सर आपने ये सोल्यूशन दे रखा है ये तो गलत है आईसीआई का, जबकि ये पूरा का पूरा सही है। बाकी टीचर अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, जो कि लगाना नीचे है, इंडेक्स ने बोल रखा है तो, लेकिन बस उनकी मर्जी है, थोड़ा दिखाएंगे तो सही कि हम मेहनत करते हैं, तो वहाँ मेहनत कर लेते हैं वो दिमाग लगा के फालतू का। क्वेश्चन 14 आप कर लेना। प्रोडक्शन यूनिट्स के रेशियो में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो जितनी यूनिट्स है उसके रेशियो में हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर प्रोडक्शन यूनिट्स कभी रिवाइज हो जाती है तो जिस ईयर में रिवाइज होंगे उस ईयर से आप नया रेशियो कैलकुलेट कर लो और फ्यूचर डेप्रिसिएशन उससे लगा लेना। सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक ही क्वेश्चन 15 देख लेना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पीपी वही इंटरनली जनरेटेड और डेवलपमेंट फेज और रिसर्च फेज दोनों का इसमें रोल है। अच्छा क्वेश्चन है तो ये आप देख लेना। ठीक है, यही कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाकी तो सब कुछ इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में तो दे ही रखा था। तो इंडेक्स 38 मैंने करा दिया।